नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अल्डा स्टडी पर। मैं डी आर बाकर लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार मोटिवेशन के साथ ट्रिकों वाले लाजवाब वीडियोस। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लास्ट तक देखकर अपना अधिकतम से अधिकतम फ़ायदा और नॉलेज बढ़ाओ। देखो, लास्ट जो अपनी घटना थी वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना थी। आज मैं आपके सामने सेकंड प्रकाश की घटना लेकर आया हूं। बहुत अच्छी घटना है। देखो कैसे, इस घटना का नाम है क्या कि आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शानदार टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, मजा आएगा, लास्ट तक देखना आप। क्या देखो, प्रकाश के परावर्तन हेतु शर्त क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन हेतु शर्त है कि जो हम पृष्ठ ले रहे हैं ना, वो पृष्ठ होना चाहिए अपारदर्शी। यानी जो हमने पृष्ठ लिया है वो कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। देखो, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? पहले मैं बोल के समझा देता हूं, फिर लिख दूंगा। कैसे? कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकदार पृष्ठ पर आती है, आकर टकराती है और टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। कौन? किरण। किसकी? प्रकाश की। देखो ध्यान समझो आप, जब कोई प्रकाश की किरण, कौन? किरण। किसकी? प्रकाश की। तो ध्यान दीजिएगा आप कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो समझो, जब कोई प्रकाश की किरण, कौन? किरण। किसकी? प्रकाश की। किसी अपारदर्शी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है। क्या करती है? टकराती है। तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। यही घटना कहलाती है आपके प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इस परिभाषा को आपको उतार लेना है। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, शिकायत आती है कमेंट में कि सर आप साइड में नहीं होते, कहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका चेहरा दिखता है, तो मैं साइड में हो गया। कहते हैं किसी के हट जाने से किसी का फ़ायदा होता है, तो हट जाना चाहिए, मैंने हट गया हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो।
डेफिनेशन के बाद इसी घटना को हम डायग्राम से समझते हैं। कैसे? कि हमने एक पृष्ठ लिया, अब देखो ये पृष्ठ पहले ही पारदर्शी था, इसे अपारदर्शी बनाने के लिए हमने इसके नीचे क्या की? पॉलिश की। और जब हमने इसके नीचे पॉलिश की तो यह अपारदर्शी हो गया। अब देखो यहां पर कोई प्रकाश की किरण आती है, यह आई किरण, कौन आई? किरण आई। किसकी आई? प्रकाश की आई। तो जब कोई प्रकाश की किरण आई और टकराई, टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से वो आई थी, और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहते हैं कि आई और टकरा के चली गई। किसी ने सच ही कहा है कि अभी सूरज डूबा नहीं है, थोड़ी सी शाम तो होने दे। कहते हैं कि अभी सूरज डूबा नहीं है, थोड़ी सी शाम तो होने दे। अरे मैं खुद ही लौट जाऊंगा घर की ओर, मुझे थोड़ा कामयाब तो होने दे। अरे मैं खुद ही हो जाऊंगा इस जमाने में बदनाम, थोड़ा सा नाम तो होने दे। तो यहां टकराई और टकरा के फिर गए। अब देखो यहां एक शर्त है, यहां शर्त क्या है कि किरण का टकराना जरूरी है। अगर ये पारदर्शी हुआ तो किरण का अपवर्तन होगा, यहां घटना का परावर्तन कुछ नहीं होगा। तो ये टकराई तभी हुआ, टकराना जरूरी है। कहते हैं बात जब उसूलों पे आए, जब उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, जब जिंदा होना तो जिंदा नजर आना भी जरूरी होता है। तो बात यही है, टकराई और टकरा के चली गई। अब यहां कुछ बातें देखनी है। कैसे? कि आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण 90 डिग्री पर आती है और 90 डिग्री पर ही ध्यान रखना चली जाती है, लंबवत अवस्था में आती है, लंबवत अवस्था में जलाती है, उसे कहते हैं अभिलंब किरण। अभिलंब किरण जो आपतित किरण के साथ कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण आर। जिस पृष्ठ पर वो आकर टकराती है उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अर्थात किरण आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। यहां आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जो किरण ध्यान रखना लंबवत अवस्था में आती है उसे अभिलंब किरण कहते हैं। और आपतन कोण इन दोनों के बीच की रेखाओं के बीच का कोण, और यहाँ परावर्तन कोण इन दो बीच के अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के का कोण। ठीक है, ये आपका डायग्राम होता है। अब देखो आगे हम चलते हैं। इसके बाद क्या इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम। तो यहां मुख्यतः परावर्तन के दो नियम हैं। पहला हम देखें परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, परावर्तन का प्रथम नियम 99% आपके एग्जामों में नहीं आता है सवाल। आप सोच रहे आएगा, बहुत कम आता है, फिर भी हमारा कर्तव्य है इसको बताना। इस नियम के अनुसार कहते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण
व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे, यह किरण आई, आके टकरा के चली गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब, ये तीनों एक ही तल में, जबकि मैं तो कहता हूं तीनों देखो यहां एक ही बिंदु पर है। ऐसा नहीं होता है किरण यहां आई और यहां से चलेगी, क्या किरण के घर का राज है कि जो जिधर से आएगी उधर से निकलेगी ना, अकॉर्डिंग टू रूल ही आंकना यहां पर के रिफ्लेक्शन होता है। पहला नियम आपका क्लियर है। अब देखो दूसरा नियम क्या, परावर्तन के द्वितीय नियम से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। देखो परावर्तन का द्वितीय नियम, तो याद रखिएगा आप, परावर्तन का दूसरा नियम कोणों से संबंधित है, आपतन कोण से और परावर्तन कोण से। इन दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में यहां चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये ध्यान रखना, इनके बीच में रिलेशन है। अब क्या होता है कि इसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब इतने लो लेवल के भी नहीं आते हैं कि आपतन कोण 30 डिग्री दे रखा है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपको पता है वो भी कितना ही होगा, आपके भाई 30 ही होगा। मगर थोड़े से आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। हाईवे भी हैं, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। फिर अपने अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। कहते हैं कि अविलंब किरण के लिए आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बताओ। तो देखो अविलंब किरण के लिए ये कोई पृष्ठ है, परावर्तक अपारदर्शी, आई किरण टकरा के चली गई, अविलंब किरण मान लो यह है। अब यहां पर आने वाली किरण अविलंब किरण है, उसी पथ पर आई और उसी पथ पर चली गई, कोई कोण नहीं बन रहा है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोण नहीं बन रहा है। देखो आने वाली किरण और आने वाली किरण टकरा के जाने वाली किरण, दोनों के बीच में कोई विचलन नहीं है, और जब कोई विचलन नहीं है तो कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। अर्थात इसका आंसर होता है कोण आई बराबर कोण आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट्स क्लियर, आगे समझ आपके। अब देखो अभी लेटेस्ट आपके एलडीसी के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आए थे, 4 एग्जाम हुए थे, उनमें 2 एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे, वो आपको मैं बता देता हूं। एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी आ चुका है, ज्वाइनिंग भी मिलने वाली, डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थी जो मेरे लगे हुए विद्यार्थी है वो वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है इसका, और काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो नहीं लगे वो भी वीडियोस देख रहे हैं ताकि उनको वापस अगली भर्ती में आना है। तो प्लीज़ आपसे मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखो और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब लगने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लग चुके हैं तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन तक आप अपने छोटे भाई बहन फ्रेंड जो भी सर्किल है उन तक वीडियो को भेजिए ताकि उन्हें इस लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे उनका फ़ायदा हो सके और मेरी एक कोशिश जो है वो सफल हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपने को 2 ही चीज़ चाहिए, अधिकतम विद्यार्थियों तक अपने मैटर को पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक आप इसका फ़ायदा उठाओ, ये मेरी इच्छा है। सेकंड क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में कहते हैं
यदि कोई किरण किसी पृष्ठ पर सतह से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण बताओ। तो देखिए यहां सॉल्यूशन। 60% विद्यार्थी थोड़ी जल्दबाजी में इसको गलत कर लेते हैं और कई बार हम एग्जाम बैठते हैं तो हमारा माइंड भी क्या होता है, थोड़ा फास्ट चलता है, छोटी चीज़ों को छोड़ देता है, उसकी वजह से हमें क्वेश्चन आता हुआ भी हम गलत कर लेते हैं। यहाँ आपको दे रहा है किसी पृष्ठ से 60 डिग्री, तो हम दिमाग में सोचते हैं आपतन कोण कितना है 60, मगर नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और धीरे धीरे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम में काम करो। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही डायग्राम में आपको काम करना है। कैसे? कि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर सतह से, यहां नीचे से कह रही है 60 डिग्री के कोण पर आपतित है, आपतन कोण नहीं है। अब ये वाला कोण आपतन है, ये वाला कोण परावर्तन है। आप सभी जानते हैं इस टोटल एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल आई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कोण आई बराबर 90 माइनस के 60। तो कोण आई का मान आता है आपके 30 डिग्री। तो आपके पास आपतन कोण का मान 30 डिग्री आ चुका है। अब परावर्तन कोण कितना होगा? अभी लेटेस्ट मैंने बताया था कि परावर्तन का दूसरा नियम हमें क्या कहता है कि आपतन कोण किसके होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो कोण I इज इक्वल टू कोण R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या उसको उतार लीजिए एज यू वांट। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं आगे अगला पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एलडीसी के एग्जाम में आ रखा है, एलडीसी 2000 जो आपके 18 में आई थी भर्ती, उसकी एग्जाम। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चन था, यदि कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उस किरण का विचलन कोण कितना होगा? ठीक है, यहां पर विचलन कोण का मतलब है भटकाव। क्या है? भटकाव। यहां पर देखो, किरण आई टकरा के चली गई, आपतन कोण का मान है 30 डिग्री। अब कहोगे सर विचलन कोण या विचलित का मतलब क्या है? सोचो अगर ये पृष्ठ होता ही नहीं और प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, लीनियर मोशन ही होती है प्रकाश की, तो वो किरण जो होती ना वो यहां पर सीधी जाती। यानी जो प्रकाश की किरण वो एक सीधी रेखा में गति करती, मगर उसके मार्ग में कोई ना कोई आया और उसी वजह से वो किरण प्रकाश के साथ, धोखा तो नहीं कह सकते, पर गलत कर गई। जाना उसको यहां था, नहीं गई, विचलित हो गई, भटक गई। भटक जाते हैं, कहते हैं कि भटकते वो है जो घर से हजार खुदा बनाकर निकलते हैं और मंजिल तक वो पहुंचते हैं जो ऊपर वाले को दिल में रखकर माँ बाप की एक सेवा कर आगे बढ़ा करते हैं। तो याद रखना, इंसान जो है
यहां पर प्रकाश की किरण यहां से निकली, यहां जानी चाहिए थी, मगर वो भटक करके, इस रिफ्लेक्ट होकर के वो इस डायरेक्शन के अंदर, इस माध्यम या मीडियम में चली गई। अब विचलन कोण का मतलब क्या है? ये वाला कोण। अब देखो, जब ये वाला कोण 30 है तो ये वाला भी कितना होगा? 30 होगा। कोण I इक्वल टू कोण R। देखो, कोण I, कोण R और एंगल डेल, तो आप कह सकते हैं कोण I प्लस कोण R कोण डेल इज इक्वल टू 180। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू 180। 60 प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू 180। एंगल डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल डेल इज इक्वल टू आपकी 120। तो विचलन कोण का मान आता है 120 डिग्री। अंडरस्टैंड? आगे समझ आपके? इस प्रकार से ध्यान रखना, ये विचलन कोण इतना होता है। तो ये तो थी परावर्तन के नियमों पर आधारित प्रश्नों की। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कैसे? अगला पॉइंट आता है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार की हम बात करें आपसे, तो परावर्तन के प्रकार कैसे? तो याद रखना, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक आता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको आप कह सकते हैं विसरित परावर्तन। अब देखो, ये परावर्तन होता कैसे? इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर उस शर्त का ही पालन होता है तभी ये परावर्तन घटित होता है। कैसे? नियमित परावर्तन की शर्त क्या है? कंडीशन कि जो सरफेस लेते हैं ना, जो पृष्ठ लेते हैं, जो सरफेस लेते हैं, वो प्लेन होना चाहिए। प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। यानी कि यहां जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए? समतल। इस प्रकार की पृष्ठ पर जब प्रकाश की अनेकों किरणें आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वो एक दूसरे की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और इसी प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। याद रखना, दुनिया में लगभग 20% तक ये परावर्तन होता है। जबकि अनियमित परावर्तन, इसकी जो शर्त है वो शर्त क्या है कि जो पृष्ठ या सतह होनी चाहिए वो असमतल या कह सकते हैं खुरदरी होती है। ठीक है? आप देखो, यहां जो पृष्ठ है वो असमतलीय है। इस प्रकार के पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें आती है, टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। और समांतर नहीं होने के कारण इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। दुनिया में लगभग 80% परावर्तन ये वाला होता है। इस परावर्तन का यूज भी है। अगर सिर्फ यही परावर्तन हुआ तो आपको वस्तु प्लेन दिखेगी। जैसे अगर यही परावर्तन हुआ तो आपको चेहरा, मेरा चेहरा बिल्कुल प्लेन दिखेगा, कहते हैं ना, सुपड़ा साफ, बिल्कुल प्लेन। मगर इसमें जो उभार है, जो गहराइयाँ हैं, उभार जो गहराइयाँ हैं वो आपको दिखती। इसमें सिर्फ 2D इमेज दिखेगी आपको और इसमें आपको 3D इमेज दिखेगी। मतलब उसमें आपकी तीनों चीज़ें दिखेगी, XY के साथ साथ आपको Z भी दिखेगा, 3D इमेज भी दिखेगी। तो इस प्रकार का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो अगला पॉइंट, यहां हम बात करें एक नोट में क्वेश्चन की। तो एक नोट में चीज देखना आप, इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो, दो रंग है,
एक है सफेद रंग, व्हाइट कलर, एक है काला रंग, ब्लैक। किरणों के आधार पर इनकी क्या विशेषता है, इन दो कलरों का आपके साइंटिफिक क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो दो दो बातें हम यहां पर इसकी समझेंगे। एक तो होता है इसका परावर्तन और एक होता है इनका अवशोषण। एक होता है इसका परावर्तन और एक है इसका अवशोषण। रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो याद रखना सफेद जो रंग है, व्हाइट जो रंग होता है ना, याद रखना व्हाइट जो रंग होता है, ये वाला जो कलर होता है, ये इसका परावर्तन सबसे अधिक होता है और इसका अवशोषण जो होता है ना, वो सबसे कम होता है। जबकि इसका ये वाला जो पोर्शन ये पूरा उल्टा है। काले रंग का परावर्तन सबसे कम होता है और अवशोषण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी वजह से ध्यान रखना ये जो सफेद रंग है ना, ये प्रकाश आने वाली किरणों को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है, अंदर कम सोखता है और उसकी वजह से ये ध्यान रखना इसकी सतह जो होती है वो आपकी कम गर्म होती है। जबकि ये जो ब्लैक है ना, ये किरणों को ज़्यादा आपके अवशोषण करता है, रिफ्लेक्स बहुत कम करता है, रिफ्लेक्ट। इसकी वजह से इसकी जो सतह है वो ध्यान रखना अधिक गर्म होती है। और इसी का ही साइंटिफिक रीजन है कि हम जो कपड़े पहनते हैं ना, उन कपड़े, जूतों या जैकेट के पहनने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। और वो साइंटिफिक रीजन क्या, आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में हमेशा हमें कहते हैं वाइट कपड़े ही पहनने चाहिए या वाइट जूते पहनने चाहिए। इसका रीजन ये होता है कि वाइट जो कलर है ना, वो कम प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा और कम अंदर अवशोषित करेगा, तो वाइट कलर गर्म कम होगा। इससे आपकी त्वचा में गर्मी कम महसूस होगी। और जबकि ब्लैक है ना, वो मैक्सिमम अब्जॉर्व करेगा, ज़्यादा अवशोषण करेगा और उसकी वजह से आपकी वहाँ जो सतह होगी वो गर्म ज़्यादा होगी और उसी की वजह से ध्यान रखना हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए देखना सर्दियों में हम काले शर्ट, काले कपड़े पहनते हैं या काले कुर्ते पजामे पहनते हैं या काले जूते, काले जैकेट पहनते हैं। जबकि गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं। या जो हम स्टोल वगैरह यूज करते हैं वो गर्मियों में वाइट ज़्यादा यूज करते हैं और सर्दियों में ब्लैक ज़्यादा यूज करते हैं। या गर्मियों के अंदर लोग जो होते हैं वो आपके बालों में कुछ मेहंदी लगा लेते हैं। बालों का सामान्य रंग काला होता है मगर उसको भूरा भूरा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये होता है ताकि यहाँ जो हेड के अंदर जो आपके प्रकाश का अवशोषण कम हो, उसकी वजह से खोपड़ी कम गर्म हो। वैसे खोपड़ी वैसे गर्म रहती है और ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो काले रंग का ये इंपॉर्टेंस है। या आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह जो होती है, इनकी बॉडी होती है 80% तक आपके वाइट होती है। वाइट गाड़ियों की बॉडी इसलिए बनाते हैं ताकि वो प्रकाश का कम एब्जॉर्व करें और वो गाड़ी अंदर से कम गर्म हो। ये इसका रीजन होता है। अब आप नोट देखना एक चीज़, साइंटिफिक चीज़, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी क्यों ना लेके आ जाना, कहते हैं चाहे कितना से पैसे वाला क्यों ना हो, सबके घर में रोटी की साइज एक ही होती है। और चाहे कितने भी महंगी से महंगी गाड़ी क्यों न लेकर आ जाना, चलती तो वो सड़क पर ही है। इसलिए इंसान को ज़मीन के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। कहते हैं जो ज़मीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। और ज़्यादा उड़ानों पर जो परिंदे रहते हैं उनके लिए कुछ बात कहते थे, और कॉन्फिडेंस में जो आ जाते हैं उनके लिए कहते हैं कि बुलंदियों के शिखर पर हो तो ज़रा संभल के चलना ए मुसाफिर। कि बुलंदियों के शिखर पर हो तो ज़रा संभल के चलना ए मुसाफिर। परिंदे बताते हैं आसमान में ठिकाने नहीं हुआ करते हैं और इंसान को मंजिल के हासिल करने के बाद वापस आना चाहिए। जो किसी एयरपोर्ट में एक सुंदर पंक्तियां लिखी गई थी जिन्हें पढ़ करके इंसान चिंतन करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कहा था उस पेपर लाइन की थी कि उड़ान भरकर सुबह उड़ान भरकर शाम को घर लौट के आ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊंची उड़ानों को देखने वाले और ताली बजाने वाले ज़मीन पर ही रहा करते हैं। तो देखो, तो मैंने बताया था आपको काला रंग जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है।
इसलिए ध्यान रखना सर्दियों में काले रंग का कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों के अंदर हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो वाइट रंग है ना वो ध्यान रखना उसकी सतह कम गर्म होती है। डायरेक्ट बताऊँ मैं आपको, हम देखा है कि एक भैंस होती है, एक गाय होती है, भारतीय नस्ल की गाय की बात कर रहा हूँ मैं। तो भैंस की त्वचा वैसे काफ़ी खूबसूरत होती है भैंस, देखा भी आपने। तो भैंस की त्वचा होती है ध्यान रखना आपकी काली, और उसकी वजह से वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा प्रकाश को एब्जॉर्व करती है और उसी की वजह से उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, वो धूप को सहन नहीं कर पाती। और गाय में ऐसा नहीं होता है, और यही कारण है कि आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में भैंस कीचड़ में पानी में लौटती रहती है या बैठी रहती है। उसका रीज़न होता है क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। आपने वो कहावत सुनी भी होगी, आपने ऐसा कहता होगा कि गई भैंस पानी में, ये थोड़ी सुना आपने गई गाय पानी में, क्योंकि उसको ऐसा सिस्टम नहीं है। तो वाइट जो कलर है वो ध्यान रखना कम गर्म होता है और ब्लैक ज़्यादा होता है वो अधिक गर्म होता है। इसका रीज़न आ गया समझ आपके। अब देखो इसके बाद हम देखिए आगे अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है कि परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन के उदाहरण क्या क्या, एग्जाम्पल। तो परावर्तन के उदाहरण की बात करूं मैं तो पहला है वस्तुओं का दिखाई देना या चमकना, या चमकना। यानी आपको जो वस्तुएं दिखाई देती है ना वो परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। जैसे आपको मेरे हाथ में ये मार्कर दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश किरणें आ रही टकरा रही है और आपकी आंखों के अंदर रेटिना पर इसका बिंब बना रही है, तो आपको दिखाई दे, टकरा के जब दिखाई दे रही है। रात में ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रात में ना किरणें होगी ना रिफ्लेक्शन होगा ना आपको दिखाई देगी। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो सही पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके हाथ के पीछे तो वहां से किरणें टकरा कर आपकी आंखों तक बिंब नहीं बना पा रही है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार हम देखते हैं इतने बारीक कांच होते हैं जो होटलों के गेट के अंदर लगाए रहते हैं, तो हम जाते हैं तो चलते चलते क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता है, किसी भी गेट में पता नहीं होता है, हमारा जो आंखों का विजन उतना अच्छा नहीं होता है, हम जाकर उससे टकराते हैं और फिर हम देखते हैं अच्छा गेट था क्या यहाँ पे, धोखा। क्यों? क्योंकि वो इतना पतला होता है कि प्रकाश किरण सीधी गुजर जाती है। या मकड़ी के जाल जो होते हैं उससे क्या होता है, किरण टकरा कर पहुँच नहीं पाती, हमें दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, जब हमारे चिपक जाता है तो महसूस होता है। तो ये होता है, कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब किरण टकरा कर आपकी ओर आती है, या किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है तब वो अदृश्य अवस्था में चली जाती है। जैसे आप कहते हो कि एलियंस आए और चले गए, दिखे ही नहीं दे, कि उसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक था तो हम उसको देख नहीं पाए, ये होता है। दूसरा चमकना। हम देखते हैं कुछ महंगी धातुएं जो आभूषण में काम में आती है, सोना चांदी प्लेटिनम जैसी धातुएं, इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, इनको लोग आपके पहनते आभूषणों में। अब इन्हीं को क्यों पहनते हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अच्छा करती है, ये चमकती है, इसकी वजह से इनको गहनों या आभूषणों के अंदर पहना जाता है। क्योंकि ये जैसे टकराती है चमकती है, इससे शरीर की या दैहिक सुंदरता बढ़ जाती है, हो कैसा ही हो पर दिखता अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कई बार नहा धोकर के क्रीम व्रीम लगा करके क्या करते हैं, जब कोई मार्केट में जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वाह आज तो क्या बात है, चमक रहा है या परावर्तन हो रहा है। मारवाड़ी में क्या कहोगे आप, वाह आज तो कहीं बात पड़को पड़े, कहीं पड़े पड़को पड़े। तो वही घटना होती है। दूसरा देखना आपके एग्जाम्पल क्या, कि दर्पण का या दर्पणों का कार्य करना। आपके जो भी दर्पण होते हैं, चाहे समतल हो, उत्तल हो या अवतल हो, ये सारे जो मिरर होते हैं ये सारे के सारे किस घटना पर काम करते हैं, परावर्तन की घटना पर ही काम करते हैं, ध्यान रखना आप। तीसरा जो पॉइंट है वो है वस्तुओं के रंगों का दिखाई देना। याद रखना वस्तुओं के रंगों का दिखाई देने का कारण क्या है, और उसका कारण भी ध्यान रखना क्या होता है, आपके प्रकाश का परावर्तन ही होता है। क्योंकि वस्तु जिस रंग की होती है उसे रिफ्लेक्ट करती है और आपकी आंखों में उसी
वस्तुओं का जो होता है वो रंग दिखाई देता है। याद रखना, हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारी जो आंखें हैं ना वो सबसे ज़्यादा आनंद या एक सुटेबल फॉर्म में महसूस जो होती है वो किस कलर के साथ होती है? तो याद रखना वो होती है हरे रंग के साथ। और चौथा है छाया का निर्माण होना, यानी जो छाया बनती है ना वो ध्यान रखना प्रकाश की किस घटना के कारण बनती है? परावर्तन की घटना से। तो इसके बाद अगली घटना अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।